रतन टाटा एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों में से एक हैं, जिनका नाम भारतीय औद्योगिक विकास के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व में भी जुड़ा हुआ है। उनका जीवन और करियर एक प्रेरणा स्रोत है, जिसमें उन्होंने न केवल टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह जीवनी रतन टाटा के जीवन, बुद्धि, समागम, सफलताओं और उनके द्वारा किए गए समाज सुधारों पर प्रकाश डालती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार के प्रतिष्ठित सदस्य हैं और उनके दादा जमशेद जी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे। हालांकि उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण नहीं था, फिर भी उनके माता पिता का तलाक उनके जीवन में एक बड़ा प्रभाव लेकर आया। रतन टाटा की देखरेख उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा की शिक्षा का आरंभ मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुआ। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा ने आत्मनिर्भरता और व्यावसायिक नैतिकता का मूल्य सीखा, जो बाद में उनके जीवन और करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। टाटा समूह में प्रवेश। 1961 में रतन ने टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने ब्लू कॉलर कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया। यह अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इससे उन्हें जमीनी हकीकत का एहसास हुआ और उन्होंने यह सीखा कि एक सफल उद्योगपति बनने के लिए कर्मचारियों के साथ जुड़ाव कितना आवश्यक है। 1971 में रतन टाटा को टाटा समूह की संघर्षरत कंपनी नेल्को, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का जिम्मा सौंपा गया। उस समय नेल्को घाटे में चल रही थी और रतन टाटा ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। हालांकि नेल्को को पुनर्जीवित करने में उन्हें पूरी तरह सफलता नहीं मिली, लेकिन इस अनुभव ने उनके नेतृत्व कौशल को निखारा और उन्हें प्रबंधन के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। टाटा समूह का नेतृत्व। 1991 में टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस समय कई लोगों ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, कि वे अपेक्षाकृत युवा और अनुभवहीन माने जाते थे। लेकिन रतन टाटा ने इन सभी आलोचनाओं का सामना करते हुए अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया और टाटा समूह को एक नई दिशा में ले गए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कुछ ने समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। इनमें सबसे प्रमुख थे ब्रिटिश स्टील निर्माता कोरस का अधिग्रहण और जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। ये सौदे टाटा समूह की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते थे और यह साबित करते थे कि भारतीय कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभर सकती हैं। इन अधिग्रहणों के माध्यम से रतन टाटा ने टाटा समूह को न केवल एक भारतीय ब्रांड के रूप में, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। नैनो कार आम जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना टाटा नैनो है। उन्होंने भारत के मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक किफायती कार बनाने का सपना देखा था। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। नैनो की कीमत इतनी कम थी कि यह आम आदमी के लिए कार खरीदने का सपना साकार करने का माध्यम बनी। हालांकि व्यावसायिक रूप से यह परियोजना उतनी सफल नहीं हो पाई। यह उस सोच को दर्शाया जिसमें वे समाज के हर वर्ग के लिए कुछ करने का सपना देखते थे। परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति भी हैं। वे हमेशा से यह मानते रहे हैं कि व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण में खर्च करता है, रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने ग्रामीण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं का समर्थन किया। इसके अलावा वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी काफी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं भी शुरू की हैं। विनम्रता और सादगी। रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उनकी विनम्रता और सादगी है। इतनी सफलता और शक्ति के बावजूद रतन
सादगी से जीने में विश्वास रखते हैं। वे कभी भी अपनी संपत्ति या रुतबे का दिखावा नहीं करते। वे बेहद निजी व्यक्ति हैं और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को हमेशा मीडिया से दूर रखते हैं। रतन टाटा के जीवन का एक और प्रेरक पहलू उनका जानवरों के प्रति प्रेम है। वे जानवरों के बड़े प्रेमी हैं और उन्होंने जानवरों के कल्याण के लिए भी कई कार्य किए हैं। वे खुद भी कई जानवरों को अपने घर में रखते हैं और उनके लिए विशेष रूप से समर्पित रहते हैं। पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जो किसी व्यक्ति के राष्ट्रीय योगदान को मान्यता देते हैं। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डिग्रियों से भी सम्मानित किया गया है। टाटा समूह से सेवानिवृत्ति। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर बाद में कुछ विवाद उत्पन्न हुए, लेकिन रतन टाटा ने हमेशा समूह के हित को सर्वोपरि रखा। सेवानिवृत्ति के बाद भी रतन टाटा टाटा ट्रस्ट और कई अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। निष्कर्ष, रतन टाटा का जीवन संघर्ष, सफलता और समाज के प्रति समर्पण की एक प्रेरक कहानी है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी हमेशा सर्वोपरि रखा। उनकी विनम्रता, सादगी और दूरदृष्टि ने उन्हें भारतीय उद्योग जगत का एक प्रतिष्ठित और आदर्श व्यक्ति बना दिया है। रतन टाटा आज भी युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।